So, once again, good morning to all students. You know very well the first video of class 12th accountancy. We discussed a very important practical problem related to the cash flow statement. And in this question, we almost solved the first activity of cash flow statement. And you can see that on your screen. And as well as in the first video of accountancy, how we will calculate the cash flow from operating activity from the question. सबसे पहले हम लोगों ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट किया देयर आफ्टर उसमें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्ड मशीनरी व्हिच आर कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ द मशीनरी अकाउंट as well as the depreciation on land and building because both items will be known as a non-cash expense, so it will be added to the net profit before tax and extraordinary items. Thereafter we adjust the current assets and current liabilities into the operating profit before working capital. As you can see that the creditors value decreased by the 14,800, so it will be deducted from the operating profit. इन्वेंट्रीज, यहाँ पे इन्वेंट्रीज को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो ये था कि आपने ड्यूरिंग देयर इन्वेंट्रीज भी परचेस की है. सो बिगनिंग में इन्वेंट्रीज की वैल्यू कितनी थी 1 लाख. सो उसमें आपने 20,000 ऐड किया बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज आपने शेयर इशू करके भी परचेस की थी. सो नाउ इन्वेंट्री विल बी 1,20,000 एंड द एंड वैल्यू विल बी 76,000. तो बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1,76,000 जो डिक्लाइनमेंट आ रहा है इन्वेंट्रीज का, उसमें से कुछ पार्ट ऐसा है इन्वेंट्रीज का जिसको मुझे खरीदने में पैसा नहीं लगा. दैट्स वाई अगर आप ऐसे भी ट्रीट करो कि इस समय जो आपकी इन्वेंट्री 76,000 है, उसमें से 20,000 रुपीज की इन्वेंट्रीज ऐसी हैं जो कि आपने नॉन कैश से परचेस की, यानी जिसको खरीदने में आपके पास से पैसा नहीं गया, शेयर गया. तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ओपनिंग था 1 लाख और इंड था 76,000. उस 76,000 में से 20,000 की इन्वेंट्रीज ऐसी हैं जो नॉन कैश हैं. सो इंड में आपकी इन्वेंट्रीज कितनी होनी चाहिए? 76 माइनस 20, दैट इज 56. सो 1 लाख एंड 56 का भी डिफरेंस कितना आएगा? दैट इज 46,000. और इसे हम ऐड करेंगे. डेटर्स सीधा सीधा सिंपल सा था कि डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी. कितने से इंक्रीज होती है? 15,800. तो उसको ऐड कर दिया. डिक्रीज हो रही थी डेटर्स की वैल्यू. So let's we find out the with the help of the above information the cash generated from operating activities, and thereafter we deduct the income tax paid from the cash generated from operating activity. So you can see that how we will prepare the cash flow from operating activities of this question. Now we will move to the next activity, that is a cash flow from investing activities, and thereafter we will talking about the cash flow from financing activity. So the second one is a cash flow from investing activity, and you know very well investing activity में हम लोग first of all we see the any purchase of any assets, that is a non-current assets, tangible or intangible, as well as a non-current investment taken into the consideration. The information is land and building. As you can see that the account is of land and building, and you know very well कि सिर्फ उस पर depreciation ही charge हुआ था 10,000 का. बट मशीनरी की अगर हम बात करें तो मशीनरी थी 150, नाउ इज द 169, एंड यू कैन सी दैट वी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹8,000. दिस मशीनरी कैन नॉट बी कंसिडर इनटू द कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि जो 25,000 रुपए की मशीनरी खरीदी गई है वो शेयर इशू करके की गई है. उससे ना तो कैश इनफ्लो हुआ है ना ही आउटफ्लो हुआ है. सो हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं अगर कैश के अगेंस्ट, तो उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज इंक्लूड नहीं करते. तो हमने कैश से कितनी मशीनरी खरीदी है? 8,000 रुपीज की. सो इसमें आएगा सबसे पहले परचेज ऑफ मशीनरी 8,000. हमने 25,000 की मशीनरी खरीदी थ्रू द इशू ऑफ शेयर, सो इट विल नॉट कंसिडर इनटू द कैश फ्लो स्टेटमेंट. और कितने की एसेट सेल की है? 1,800 की. सो दिस इज द सेल ऑफ मशीनरी एंड द वैल्यू ऑफ द मशीनरी विल बी 1,800. सो परचेज से आउटफ्लो होगा, सेल से इनफ्लो होगा. सो योर नेट कैश used from operating activity, that is a 6,200. that is a cash used from investing activity. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश यूज हुआ? दैट इज 6,200.
The number third and last activity of this question, that is a financing activity. You know very well, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग कहाँ देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक अपॉन द शेयर. यू कैन सी दैट शेयर कितना हुआ है, पहले था 2 लाख, अब हो गया 2,50,000. एंड यू नो वेरी वेल, कंपनी ने 50,000 का शेयर इशू किया है एसेट्स को खरीदने के लिए, उससे किसी भी तरीके का कैश इनफ्लो नहीं हुआ है. तो इशू ऑफ शेयर को हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ इस इशू ऑफ शेयर से हमने एसेट्स परचेस की है. फॉर परचेजिंग एसेट्स, अगर हम शेयर इशू करते और उससे कोई मनी आता, उससे कैश आता, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट नाउ इट विल नॉट कंसीडर अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो आप इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख के नील कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में. नेक्स्ट अगर आप देखो तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज अ बैंक लोन. सो यू कैन सी दैट पहले बैंक लोन था आपका 70,000 रुपीज का, अब बैंक लोन है 0. इसका मतलब आपने अपने बैंक लोन को पे कर दिया. रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, तो बैंक लोन का रीपेमेंट कितने का हो गया? 70,000 रुपीज का. तो इससे पैसा गया होगा. और यू नो वेरी वेल, आपने इस क्वेश्चन में डिविडेंड भी पे किया है. कितने का डिविडेंड पे किया है? द डिविडेंड पेड इन दिस क्वेश्चन, दैट इज the value of the dividend paid will be of 23,000. so you can see that sir financing से तो पैसा भी गया है 93,000. yes sir. okay, so this is also known as the cash used from financing activities. okay, so इस पूरे क्वेश्चन में you can see that first of all we calculated the cash flow from operating activity, thereafter we discussed the cash flow from investing activity, and thereafter we calculate the cash flow from financing activity. अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? you know very well, after the completing the question we calculate the net increase or decrease in cash and cash equivalent. The next step is net increase or decrease in कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी. ए इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टोटल, बी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल, एंड सी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल. तो यू कैन सी दैट तीनों को ऐड करने पर, क्योंकि ऑपरेटिंग का आंसर था 1,07,300, उसमें से ये क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा 6,200, और ये भी माइनस होगा 93,000. यू कैन सी दैट कि क्वेश्चन पॉजिटिव में आएगा, जो इसका सम आएगा, जो उसका फाइनल आंसर आएगा वो प्लस में आएगा. सो द आंसर विल बी नेट इंक्रीज इन कैश इन कैश इक्विवेलेंट. कितना आएगा? सो आफ्टर द कैलकुलेशन वी फाइंड दैट नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट, दैट इज 8,100. अब उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग में कितना था? क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन पे देखने में पता चला है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग में था, कैश था 500 और बैंक में था 0. तो योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज द 500. कैसे? कैश की वैल्यू थी 500 और बैंक की वैल्यू थी 0. 500, तो ऑटोमेटिक आंसर विल बी 8,600. इट विल बी नोन एज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड. एंड यू नो वेरी वेल, एंड कैसे आएगा? यू विल चेक इट. आप इसको चेक भी कर सकते हो. कैसे चेक करोगे? we checked it with the given information, that is you can see that the cash value given in the question, that is a 600, and bank value given as the 8,000. अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो कैश की वैल्यू एंड में दिखा रही है 600 और बैंक की वैल्यू दिखा रही है 8,000. so you can see that 8,000 plus 600 is 8,600. so your solution is perfect, your solution is absolute correct. so you can see that अभी हम लोगों ने पहले वीडियोस में, यू कैन सी दैट वी टॉकिंग अबाउट द प्रपोज डिविडेंड. सो मैंने ये बात बताई आपको कि प्रपोज डिविडेंड का जनरली दो बैलेंस गिवन होगा, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का. ठीक है, तो वहां पर करंट ईयर को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे और प्रीवियस ईयर को ही हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड करेंगे और से एट द एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे.
बट अगर क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस एक वैल्यू दी है कि दैट इज अ दिस, तो उस सिचुएशन में जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया, यू कैन सी दैट अब आने वाले क्वेश्चंस जनरली उसी पे बेस्ड होंगे जहां पर प्रपोज डिविडेंड जो होगा एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की तरह शो करेगा। तो उस सिचुएशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, उस क्वेश्चंस में हमें प्रीवियस ईयर की वैल्यू को कंसिडर करना है, करंट ईयर की वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। Okay, so I hope this question is totally understandable by you. Let's we move to the next part of this chapter. Okay, let's we move to the next question. As you can see that suppose एक छोटा सा क्वेश्चन आपको वर्किंग नोट्स में या फिर शॉर्ट ट्रिक में आपसे पूछा जाए इन द वाइवा ऑफ द एग्जामिनेशन एज वेल एज द शॉर्ट क्वेश्चंस हैविंग अ 2 or 3 मार्क्स, क्योंकि जनरली ये ट्रेंड आ गया है कि कैश फ्लो से एक पूरा क्वेश्चन ना करके ना हम इसको सेगमेंट में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे 6 मार्क्स का एक टोटल क्वेश्चन होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उस क्वेश्चन में हम ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जामिनर ये भी आपको दे सकता है कि पूरा कैश फ्लो बनाने को दे दे, या फिर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन दे दे, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस दे दे शॉर्ट में, या 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस दे दे। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द एग्जामिनर कि वो किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेट्स वी टेक इट। सपोज द क्वेश्चन इज आल्सो गिवन द फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू गिवन है, 2017 and 2016. So you know very well 2017 is the previous year, sorry, current year, and 2016 is the previous year. So the value is previous year is 21,37,500 and the value of 2016 is 18 lakh. Okay, and non-current investment value is 3,85,000 for the previous year and 3,85,000 also for the current year. मतलब दोनों साइड इक्वल है, और आपको वर्किंग नोट में क्लियरली इंफॉर्मेशन गिवन कर दे कि जो फिक्स एसेट्स है उस फिक्स एसेट्स में आपको क्लियरली बता दे कि इसका जो नोट्स टू अकाउंट है वो इस तरह से है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर विल बी 27 लाख एंड 22,50,000 एंड इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है फॉर द ड्यूरिंग द ईयर 5,62,500 एंड प्रीवियस ईयर 4,50,000। क्या क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया? नहीं, क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है एंड द एडजस्टमेंट आर एज फॉलोज। तो एडजस्टमेंट मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरली रहे, विजिबल रहे। द फर्स्ट एडजस्टमेंट विल बी अ ड्यूरिंग द ईयर plant and machinery having book value of rupees 22,500 ब्रैकेट में accumulated depreciation 67,500 sold for rupees 16 for rupees 18,000, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? दैट इज 22,500। उस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया था? दैट इज 22,500। ओके, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है। दैट इज 67,500 sold for rupees 18,000 and the value of the is the value of the assets. So प्लांट एंड मशीन जिसकी बुक वैल्यू थी इस समय यानी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 22,500, और उस पे आज तक हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया 67,500, उसको हमने सोल्ड कर दिया 18,000 रुपीज में। सो आपको इसका एडजस्टमेंट करना है। नंबर 2, इसमें एक और वैल्यू दी हुई है दैट इज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट
costing rupees 1,80,000 sold at a gain of 12.5% on cost। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टमेंट कितने का, 1,80,000 वाला का इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया, कितने गेन पे, 12.5% के गेन पर आपने सोल्ड कर दिया उसको, एंड उस प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, आपने उस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। एज वेल एज कितने का इन्वेस्टमेंट परचेस किया, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग rupees 1,80,000 was purchased, आपने 1,80,000 का परचेस भी किया। तो देखिए क्वेश्चंस में आपको ये पूछेगा कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ। फाइंड आउट नेट कैश फ्लो फ्रॉम investing activity। I hope it is visible for you, and it is very complicated question for the student, but generally it is very easy question। आपको मैंने बताया है कि 1 by 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखने हैं आप लोग। इसमें सबसे पहले यू नो वेरी वेल फिक्स एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। तो सिचुएशन में पहले हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द टू अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो लेट्स वी टेक इट। ओके, first account is plant and machinery account, and second one is a accumulated depreciation account। Okay, so you can see that what is the opening balance of plant and machinery. Opening balance of plant and machinery will be 2,50,000। okay, and what is the closing balance of plant and machinery, that is 27 lakh। and according to the accumulated depreciation account, what is the opening balance? Opening balance of accumulated depreciation account is 4,50,000, and closing balance will be a 5,62,500। अब इसमें हुआ क्या, ड्यूरिंग द ईयर जो प्लांट एंड मशीनरी था कितने की बुक वैल्यू थी उसकी, 22,500 था। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा था, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, यानी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है। अब यू कैन कंपेयर इट कि बुक वैल्यू थी 22,500 और उसको बेच कितने में रहे हो, 18,000 रुपीज, और डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 67,500। तो यू नो वेरी वेल वो उड़कर कहाँ चला जाएगा, मींस ट्रेवल करके। एंड व्हेन वी प्रिपेयर द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो जब हम एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो उस एसेट्स पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है, दैट इज 67,500, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, एसेट्स अकाउंट में। सो ये प्लांट एंड मशीनरी जो है इस पे डेप्रिसिएशन यहाँ पर चला जाएगा 67,500 रुपीज, और आपने सेल कितने में किया, 18,000। और यू कैन सी दैट लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, सर बुक वैल्यू थी 22,500, सोल्ड कितने में कर रहे हैं, 18,000, सो द लॉस विल बी 4,500 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएस, दैट इज अ लॉस। और यू नो वेरी वेल प्लांट एंड मशीनरी का दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जब हमने बनाया तो वी कैन सी दैट क्रेडिट साइड इज 27,90,000, 27,90,000, बट डेबिट साइड तो ओनली 22,50,000, तो 2790 होना भी चाहिए इसको। डिफरेंस कितना आ रहा है, 5,40,000 का। इट विल बी टेकन एज टू बैंक, दैट इज अ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यानी अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया तो यू कैन सी दैट कि हमने कितने की प्लांट एंड मशीनरी कर दी, 5,40,000,
और कितने की सेल की 18,000 रुपीज की, सो इट विल बी इनफ्लो एंड दिस इज अ आउटफ्लो। रही बात एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की, देखो तो उसमें डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है, तो क्रेडिट में आप क्या इसको टेक करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, दैट इज द डेप्रिसिएशन मेड, दिस इज द डेप्रिसिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बैलेंस किया तो कितना आया, दैट इज 6,30,000 इन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में भी 6,30,000 आना चाहिए, डिफरेंस आ रहा है 1,80,000 अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज अ depreciation during the year, so it will be added to the operating activities on the non cash expense। तो आपने पहला एडजस्टमेंट तो क्लियर कर लिया, यस सर, यानी आपने ये चीज क्लियर कर ली, तो मैं रफ कर दे रहा हूं, ओके। और यहां पर आपने नोट्स टू अकाउंट का प्लांट एंड मशीनरी का भी क्लियर कर लिया। अब बचता क्या है आपके सामने क्वेश्चंस में, वो है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना लेते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट में क्या था, कॉस्टिंग थी 1,80,000 रुपए की, जिसे गेन कितने गेन पे बेचा, 12.5% पे। तो अगर आप देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, मुझे जितने क्वेश्चन की नीड है बस मैं उतनी ही चीजों को फॉलो अप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा सफिशिएंट स्पेस भी नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब बनेगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, 385, और क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा सर, ये भी 385 होगा। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेज दैट, यूनिवेरिएबल डबल लाइन क्यों खींचते हैं, क्योंकि वो इक्वलिटी को शो करता है। अकाउंट्स के अगर दोनों साइड इक्वल आ जाता है तो उसको डबल लाइन से क्लोज करते हैं, ओके। सो इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1,80,000 का, सोल्ड किया कितने में, 12.5%। तो कॉस्ट था इन्वेस्टमेंट का 180, और उसको सोल्ड किया प्रॉफिट पे, कितना प्रॉफिट, 12.5। यू कैन सी दैट 1,80,000 का 12.5% कितना आएगा, that is a profit on sale of assets, that is कितने का आएगा, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। और जनरल रिजर्व में 1,80,000 का 12.5%, जीरो से जीरो कट गया, ओके। सो दैट इज 22,500, सो द सेल वैल्यू इज 2,02,500, so the sale value is 2,02,500। तो आपने सेल कितने में किया, 2,02,500 में इन्वेस्टमेंट को, ओके, यस सर। प्रॉफिट हुआ था ना, कितना प्रॉफिट हुआ, 12.5, और प्रॉफिट को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। लॉस होता तो क्रेडिट में। कितने का प्रॉफिट हुआ, 22,500, और इस प्रॉफिट को हम लोगों ने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं लिखेंगे, इट विल बी राइट ऑफ एज अ कैपिटल रिजर्व। ये बात याद रखने की कि आपने इन्वेस्टमेंट पे जो भी प्रॉफिट हुआ उसको आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। और आपने कितने का इन्वेस्टमेंट परचेस किया, 1,80,000 का, तो परचेस कहाँ लिखते हो, डेबिट साइड में, 1,80,000। अब आप ये अकाउंट बनाओगे ना तो दोनों साइड इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा, देखो कॉन्सेप्ट समझो। आपने सोल्ड कितने का किया इन्वेस्टमेंट, 1,80,000 का, परचेज भी कितने का कर लिया, 1,80,000 का, यानी जितने का इन्वेस्टमेंट बेचा उतने ही का इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। तो यानी उतने का इन्वेस्टमेंट गया, उतने का इन्वेस्टमेंट आ गया, दैट्स व्हाई योर इन्वेस्टमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू इज इक्वल। तो अगर कोई बैलेंस आता तो इट विल बी टेकन एज अ परचेज और एडिशनल सेल्स, बट इस क्वेश्चन में ऐसा होगा नहीं, डेफिनेटली आई नो इट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के एंड में हम लोगों ने वर्किंग नोट्स बना लिए, जितनी इंफॉर्मेशन लेनी थी हम लोगों ने ले ली। अब क्वेश्चन के एंड में हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी with the help of the given information, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो क्या होगा, आउटफ्लो क्या होगा। सो यू कैन सी दैट इन्वेस्टमेंट में हमने सेल कितने का किया, 2,02,500, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2,02,500, और परचेस किया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,80,000,
सेल से पैसा जाता है और सॉरी सेल से पैसा आता है और परचेज से पैसा जाता है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया तो सेल कितने का किया, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज 18,000 और परचेज कितने का किया 5,40,000, so that is a purchase of plant and machinery। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यू कैन सी दैट पॉजिटिव में यानी पैसा आया कम है 2,02,000 प्लस 18,000 ओनली, बट पैसा गया ज्यादा है, हमने परचेस ज्यादा किया, आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, इनफ्लो कम हुआ है। सो योर फाइनल आंसर इज 4,99,500। योर आंसर विल बी 4,90,500 minus it will be shown as the cash used from investing activities। Okay, so I hope it is clear for you how we will calculate the investing activities from the given address। आपने देखा कि कितना छोटा सा क्वेश्चन था, दो इंफॉर्मेशन गिवन थी, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल की, उसके नोट टू अकाउंट गिवन थे और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन थी और दो एडजस्टमेंट गिवन थे। So with the help of two adjustment, you can see that lots of adjustment are made. Lots of working notes are prepared by the students, by the me। ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में शॉर्ट में आपको वर्किंग नोट्स बनानी है और दिस इज योर फाइनल आंसर। और इतना सब कुछ करने के बाद आपने पता किया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना पैसा गया, 4,99,500। So let's we move to the next concept. Okay, the name of the AS4। The name of AS4 is contingencies and events occurring after the balance sheet date। Okay, so according to the AS4, the name is contingencies and events occurring after the balance sheet date। It says that proposed dividend is will be taken as contingent liability, contingent liabilities, that is it is shown in notes to account। यानी बैलेंस शीट में नहीं शो करते, नोट्स टू अकाउंट। इसको अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं, इट विल नॉट appear as short term provision। Okay, it will not appear as short term provision on the liability side of balance sheet। Okay, so this is a brief introduction of the proposed dividend। As you know very well, generally in the question you know very well, proposed dividend का हमेशा दो बैलेंस गिवन होता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। सो बेसिकली there are basically two values are given in the question relating to the proposed dividend। the first value which are related to the previous year, एक वैल्यू जो होगी वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगी और एक वैल्यू जो होगी करंट ईयर से रिलेटेड होगी। यू नो वेरी वेल, जब भी आप कैश फ्लो बना रहे हो तो उसमें जनरली आइटम्स की दो वैल्यू गिवन होते हैं। ओके, तो जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है उसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। द फर्स्ट इफेक्ट विल बी एड टू, उसको ऐड करेंगे, कहां ऐड करेंगे, एडेड टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वहां पर ऐड करेंगे। और दूसरा इफेक्ट होगा
प्रीवियस ईयर में कि इसे डिडक्ट किया जाएगा, फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। ओके और रही बात करेंट ईयर की, सो यू नो वेरी वेल करेंट ईयर में हम लोग क्या करेंगे। इन द करेंट ईयर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी, इट विल बी इग्नोर्ड बिकॉज यू नो वेरी वेल करेंट ईयर का जो भी प्रपोज डिविडेंड है उसे हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। आपको पता है कि जो करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसे हम करंट ईयर में नहीं पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर में। जिस तरह से प्रीवियस ईयर का कब पे होगा, करंट ईयर में, और करंट ईयर का डिविडेंड कब पे होगा, नेक्स्ट ईयर में। सो जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है इसको हम टोटली इग्नोर करेंगे, इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि इसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, इससे कोई लेना देना नहीं। यानी हमें जब भी प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट करना है तो उसका प्रीवियस ईयर की वैल्यू लेना है, एक बार उसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड कर देना है और दूसरा डिडक्ट कर देना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में।